हेलो दोस्तों। स्मार्ट फाइनेंसली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेटजी इंडाइसेस के मुख्य तीन इंडेक्स निफ्टी अल्फा 50, निफ्टी अल्फा लो वोलेटाइल 30 और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 की फैक्ट शीट को एनालिसिस करेंगे। और इससे हमें यह जानने को मिलेगा कि किस सेक्टर में तेजी बनेगी और कौन से स्टॉक्स में पोजीशन बढ़ाई गई है और किन स्टॉक्स में पोजीशन कम कर दी गई है। इसके बाद हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था, कल वीडियो बनाया है, जिसमें हमने ब्रॉडर इंडेक्स के मुख्य तीन इंडाइसेस निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 500 की ओवरऑल फैक्ट शीट की एनालिसिस की थी। तो हम ओवरऑल 6 इंडेक्स का, इन जितने भी सेक्टर्स हैं, इनका कंपैरिजन करके ये बताएंगे कि लास्ट में टोटल किस में मतलब पोजीशन बढ़ाई गई है और किस सेक्टर में पोजीशन कम कर दी गई है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अभी हम पहले चलते हैं कि हम मार्केट को कितने तरीके से कवर करते हैं। तो मार्केट में मुख्यतः 4 तरीके के इंडेक्स होते हैं: ब्रॉडर, सेक्टोरियल, थेमेटिक और स्ट्रेटजी। तो पहले इंडेक्स जान लेते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। तो अगर भारतीय शेयर बाजार में इंडेक्स एक ऐसा तरीका है जिससे हम बाजार की स्थिति को समझ सकते हैं। ये इंडेक्स अलग अलग कंपनियों के शेयर को प्रदर्शन को मापते हैं। इन्हें कुछ खास तरीके से बांटा गया है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ब्रॉडर इंडेक्स, ये बड़े इंडेक्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं बड़े? क्योंकि इसमें कई सारी कंपनी और कई सारे सेक्टर्स आते हैं, जिससे आपका रिस्क ओवरऑल बहुत कम हो जाता है। जैसे इसके उदाहरण है निफ्टी 50, सेंसेक्स 30। तो इसमें क्या है कि 50 कंपनियां निफ्टी 50 में हैं और 30 कंपनियां इसमें हैं बीएसई सेंसेक्स में। 50 कंपनियों के अंतर्गत इसमें 14 सेक्टर्स आते हैं जो कि अलग अलग होते हैं। तो ये ब्रॉडर इंडेक्स हो गया। दूसरा है सेक्टोरियल इंडाइसेस। ये सेक्टर ऐसे हैं कि ये जो 14 सेक्टर्स हैं, या मार्केट में जितने भी 21-22 सेक्टर्स हैं, तो ये सबके अलग अलग इंडेक्स हैं। जैसे आईटी का अलग हो गया, उसके बाद फार्मा का अलग हो गया, उसके बाद रियल्टी का अलग हो गया। तो ये सेक्टोरियल इंडाइसेस हो गए। फिर उसके बाद आते हैं थेमेटिक में। थेमेटिक ये किसी खास थीम या विषय पर आधारित होते हैं। जैसे ग्रीन एनर्जी हो गई, इंफ्रा हो गया, हेल्थ केयर हो गया। तो ये कई कंपनियों के जुड़े का इंडेक्स होता है जो कि एक खास क्षेत्र का प्रदर्शन बताता है। लास्ट में अपन स्ट्रेटजी इंडाइसेस यानी कि रणनीतिक सूचकांक की बात करते हैं। ये कुछ खास रणनीतियों पर आधारित बनाए जाते हैं। इनमें कंपनी चुनने के लिए अलग अलग नियम होते हैं। जैसे निफ्टी अल्फा 50, यह क्या होता है? इसमें 50 कंपनियां वो शामिल होती हैं जो 6 महीनों में सबसे ज्यादा मुनाफा यानी कि अल्फा जनरेट कर रही हैं, जो कि बाजार को, मतलब बाजार के रिटर्न को मात दे रही हैं। दूसरा है निफ्टी लो वोलेटाइल अल्फा 30 इंडेक्स। इसमें वो कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट करती हैं, साथ ही गिरावट में कम वोलेटाइल रहती हैं। इसमें टोटल 30 कंपनियां रहती हैं। फिर स्ट्रेटजी इंडाइसेस, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। इसमें दो निफ्टी 200 स्टॉक्स में से ऐसे 30 स्टॉक्स का चयन किया जाता है जो मतलब मोमेंटम में रहते हैं, जिनके मतलब शेयर्स अच्छी खासी तेजी में रहते हैं। इसकी इस फैक्ट शीट को हर साल, मतलब सॉरी, हर महीने में इसको चेंज किया जाता है एनएसई के मैनेजर के द्वारा। अगर कोई कंपनी खराब प्रदर्शन कर रही है तो उसे बाहर कर दिया जा रहा है, कोई कंपनी अच्छी है तो उसे अंदर ले लिया जाता है। तो ये ओवरऑल इंडेक्स हो गए। स्ट्रेटजी इंडाइसेस को ही हम ब्रॉडर इंडाइसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कई सारे सेक्टर्स और कई सारी कंपनियां होती हैं। तो अब आगे चलते हैं पहला निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स की ओर। तो इसका जो पीई रेशियो है, लास्ट दिसंबर महीने में 42.38% था, जबकि अब कम हो गया है, 36.28% है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, ये फंडामेंटल एनालिसिस के अंतर्गत आते हैं। हमने ऑलरेडी इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, तो आप वहां भी विजिट कर सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पे एक बार फिर से नए व्यूअर्स के लिए बता देते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब है कीमत और मुनाफे का अनुपात। यह बताता है कि कंपनी के 1 रुपए के मुनाफे के लिए निवेशक कितनी कीमत चुका रहा है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर का प्राइस 100 रुपए है और उसका प्रति शेयर मुनाफा यानी कि ईपीएस 5 रुपए है। तो उसका पीई रेशियो कितना आया? 20 रुपए। यानी कि निवेशक कंपनी के 1 रुपए मुनाफे के लिए 20 रुपए दे रहा है। तो ये पीई रेशियो हो गया। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं तो इसे कीमत और बुक वैल्यू का अनुपात बोलते हैं। यह बताता है कि कंपनी की कुल कीमत की तुलना में शेयर की कीमत कितनी है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, पीवी रेशियो इक्वल टू शेयर की कीमत डिवाइड बाई प्रति शेयर बुक वैल्यू। इसको ऐसे समझें, मतलब कि अगर किसी कंपनी का शेयर 200 रुपए है तो और उसकी प्रति शेयर बुक वैल्यू 50 है, तो पीवी रेशियो कितना होगा इसका? इसका पीवी रेशियो है 4। यानी कि कंपनी 1 रुपए की संपत्ति है और उसके लिए निवेशक 4 रुपए दे रहा है। अगर कल कंपनी या तो मतलब डीलिस्ट होती है तो आपने 4 रुपए लगाए तो है, लेकिन आपको मिलेगा 1 रुपए। तो ये होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। और लास्ट में होता है डिविडेंड यील्ड।
डिविडेंड यील्ड का मतलब यह होता है कंपनी द्वारा दिए गए लाभांश की तुलना में शेयर की कीमत कितनी है। मतलब जो कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है, तो वो पर शेयर का कितना परसेंट है, तो ये डिविडेंड यील्ड है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब 20 to 50 के बीच में होना चाहिए, ये आइडियल माना जाता है। और प्राइस प्राइस टू बुक वैल्यू 5 गुने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 गुना तक आप कंपनी में प्रेस कर मतलब पे कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं आगे कंपनी नेम में। तो ये है निफ्टी अल्फा 50 की 10 कंपनीज, टॉप 10 कंपनी, जिसमें 50 कंपनी जाती हैं। ये टॉप 10 है वेटेज के हिसाब से। तो अगर इसमें देखते हैं तो सबसे अभी जो वेटेज बढ़ाई गई है, इर्डा की वेटेज बढ़ा दी गई है, आरबीएनएल की वेटेज बढ़ाई गई है, कोचीन शिपयार्ड की वेटेज बढ़ाई गई है और आइनॉक्स विंड की वेटेज बढ़ाई गई है। और टॉप 10 में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को न्यू एंट्री दे दी गई है। इसके साथ ऑयल इंडिया लिमिटेड को न्यू एंट्री दी गई है और मझगांव डॉक शिप लिमिटेड को भी न्यू एंट्री दी गई है। जो पिछले बार न्यू एंट्री दी गई थी जोमेटो को, उसको बाहर कर दिया गया है टॉप 10 से। और ट्रेंट और कल्याण ज्वेलर्स को भी बाहर कर दिया गया है। तो ये हो गया इसके स्टॉक्स की। अब अपन सेक्टर्स की बात करते हैं। तो सेक्टर्स इसमें टोटल लगभग 21 सेक्टर्स आते हैं। तो इसमें आपका पैसा काफी डाइवर्सिफाई हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज, निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स को हम कवर करते हैं अल्फा ETF से। तो अगर आपको इसको देखना है तो आप वहां से इसमें जा सकते हैं। इसका करंट में एक शेयर 49 रुपए का आ रहा है। तो 49 रुपए इतने सारे सेक्टर्स में जाता है, 14 सेक्टर्स में। तो अब इसमें अगर देखते हैं तो कैपिटल गुड्स को बराबर ही रखा गया है, हल्की वेटेज बढ़ाई गई है। इसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में इसमें वेटेज कम कर दी गई है, -0.74%। उसके बाद हेल्थ केयर में हल्की वेटेज 0.14% बढ़ाई गई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में कम कर दी गई है 0.44%। कंस्ट्रक्शन में 1.15% बढ़ाई गई है। कंज्यूमर सर्विसेज में 0.55% कम कर दी गई है। फिर ऑयल सेक्टर में 0.25% बढ़ाई गई है। ऑयल सेक्टर में सभी इंडेक्सों में पोजीशन बढ़ाई गई है। मतलब ये सेक्टर ऑलरेडी ही अपने ऑल टाइम हाई से 25% नीचे है। अब मतलब 2-3 दिन पहले 25% नीचे था, अब तो 2-3 दिन में इसमें ऊपर भी गया तो 23% के लिए। और सभी सेक्टर्स में इसलिए पोजीशन बढ़ाई गई है। ये एनालिसिस से आप ये अंदाजा लगाते हैं कि ऑयल सेक्टर में अब बॉटम अपना बन चुका है। अब वो अपना मतलब तेजी की ओर निकलेगा। फिर उसके बाद बढ़ते हैं केमिकल सेक्टर में। तो इसमें भी हल्की खासी बढ़ाई गई है। मेटल और माइनिंग में भी 0.24% बढ़ाई गई है। आईटी में इस इंडेक्स में कम कर दी गई है 0.74%। फिर ऑटो कंपोनेंट्स में 0.10%। ऑटो कंपोनेंट्स में भी सभी में वेटेज बढ़ाई गई है। इसका कारण यही है कि सरकार ने बजट में टैक्स में रिलीफ दी है। तो जो पैसा मतलब रिटेल के पास बचता है, वो अधिकतर ऑटो सेक्टर ऐसी मतलब अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लगाता है। तो इसलिए अब ऑटो सेक्टर्स में पोजीशन बनना चालू हो चुकी है। और दूसरी चीज ये भी है कि ये अपने हाई से 18 से 19% नीचे है। तो मतलब अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। तो इसके बाद अब यहाँ से बॉटम बन सकता है। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े नॉर्मल सेक्टर है। इसमें टेली कम्युनिकेशन है, इसकी भी पोजीशन हर इंडेक्स में बढ़ी है। तो यहाँ पे जितने सेक्टर्स हैं सबकी पोजीशंस हमने दिखा दी। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स में। तो इसका अगर पहले देख लेते हैं स्टॉक्स की ओर, तो इसका पीई रेशियो पिछले महीने 48.99 था, काफी हाई था। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी अच्छा खासा हाई था। लेकिन इस महीने पीई कम है, 43.41 है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 7.67 है। अब इसमें देखते हैं स्टॉक्स में। तो इस बार न्यू एंट्री मिली है टॉप 10 में परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड को। और बाकी भारतीय एयरटेल लिमिटेड की भी पोजीशन बढ़ाई गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में बढ़ाई गई है। इंफोसिस में बढ़ाई गई है। टेक महिंद्रा में बढ़ाई गई है। आईटी सेक्टर की सभी कंपनियों में पोजीशन बढ़ाई गई है। तो ये टोटल टॉप 10 इसके स्टॉक्स हो गए। अब इसके चलते हैं सेक्टर्स की ओर। तो सेक्टर्स में अगर बात करेंगे तो इसमें टोटल 11 सेक्टर्स आते हैं। पिछली बार भी 11 सेक्टर्स थे, इस बार भी 11 सेक्टर है। आईटी में इसमें पोजीशन 0.57 बढ़ाई गई है इस महीने। पिछले महीने भी पोजीशन बढ़ाई गई थी। पिछले महीने आईटी को टॉप 10 में न्यू एंट्री दी गई थी शायद, और 23% से वेटेज बढ़ाई गई थी। इस महीने 0.57% और अभी 25.49% आईटी की हो गई है। फिर कंज्यूमर सर्विसेज की अच्छी खासी घटा दी गई है पोजीशन, 1.28% कर दी गई है। हेल्थ केयर 0.28% प्लस है। फाइनेंशियल सर्विसेज माइनस है 0.13%। ऑटो कंपोनेंट ऑटोमोबाइल में इसमें भी अच्छा खासा प्लस है 0.46%। और कंज्यूमर ड्यूरेबल 1.35% माइनस है। कैपिटल गुड्स 0.49% प्लस है। कैप और टेली कम्युनिकेशन 0.69 प्लस है। इसमें मेटल माइनिंग 0.26 प्लस है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स माइनस है 0.6। और ऑयल इसमें है 0.8% प्लस है। तो ये इसके पूरे सेक्टर्स हो गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं लास्ट इंडेक्स की ओर, निफ्टी अल्फा लो वोलेटाइल 30 इंडेक्स।
इसमें क्या है कि इसका पीई है 37.66 पिछले महीने का, और प्राइस टू बुक वैल्यू था 6.53 पिछले महीने का। इस महीने का है पीई भी कम हो गया है, 35.66 हो गया है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.24 हो गया है। तो अब इसमें अगर जो न्यू देखते हैं कि टॉप 10 में किसको एंट्री दी गई है, तो टीसीएस को दी गई है। मतलब टीसीएस आईटी के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें तेजी बन सकती है। उसके बाद भारतीय एयरटेल की पोजीशन बढ़ाई गई है, आईसीआईसीआई बैंक की बढ़ाई गई है, पीडीलाइट इंडस्ट्री की बढ़ाई गई है, और ब्रिटानिया इंडस्ट्री की बढ़ाई गई है। और हटा किसको दिया गया है, डॉक्टर रेड्डीज को टॉप 10 से हटा दिया गया है, और एचसीएल टेक्नोलॉजी को हटा दिया गया है। अब इसमें टोटल 30 कंपनियां आती हैं, तो ये टॉप 10 की हम बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट चीज में बढ़ते हैं इसके सेक्टर्स की ओर। तो सेक्टर्स में इस बार भी 11 सेक्टर है, पिछली बार भी 11 सेक्टर थे। तो इसमें अगर देखते हैं तो हेल्थ केयर की पोजीशन 0.90 कम कर दी गई है, एफएमसीजी प्लस है 0.24%, आईटी प्लस है 0.18%, ऑटो सेक्टर माइनस है 0.21%। ऑटो की इसमें कम की गई है, बाकी सभी सेक्टर में बढ़ी है। फाइनेंशियल सर्विसेज प्लस है 0.38%, कंस्ट्रक्शन मटेरियल 0.37% प्लस है, कैपिटल गुड्स 0.29% माइनस है, टेलीकम्युनिकेशन 0.31% प्लस है, केमिकल गुड्स 0.12% माइनस है। तो अब ये तो इसकी हो गई पूरे सेक्टर्स की इनकी। अब ओवरऑल अपन परफॉर्मेंस बात करते हैं, तो इसमें ये तीन है ब्रॉडर इंडेक्स के, जो अपन जिनकी कल बात की थी, और ये तीन है आज स्ट्रेटजी इंडेक्स की। तो इनकी सबकी मैंने वैसे भी कैलकुलेट करके रखी हुई है, आप चाहे तो यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं। तो अगर ऑयल की बात करते हैं, तो इन 6 इंडेक्स का अगर मिला के देखते हैं, तो ऑयल में प्लस किया गया है 1.08%, एफएमसीजी में ये भी प्लस है, वन प्लस किया गया है 1.13%, कंज्यूमर सर्विसेज में माइनस है, कंज्यूमर सर्विसेज अच्छी खासी माइनस है, मतलब कंजम बीज और एफएमसीजी आईटीएफ हो सकता है कि और थोड़ा सा अभी और नीचे जाए, -3.23% किया गया है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल का देखें तो ये भी माइनस है, -1.37% है। इसके बाद बढ़ते हैं ऑटो फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो फाइनेंशियल सर्विसेज -0.25% है, ऑटो 0.86% प्लस है, आईटी 0.33% प्लस है, कैपिटल गुड्स माइनस है 0.65%, टेलीकम्युनिकेशन प्लस है 1.50%, और हेल्थ केयर सेक्टर माइनस है 1%, ऑलमोस्ट 1% है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर है, ये प्लस है 0.41%, और मेटल और माइनिंग सेक्टर है 0.78% बढ़ोतरी इसमें की गई है। रियल्टी में 0.3 -3% है, और कंस्ट्रक्शन ओवरऑल प्लस है 1.11%, और पावर 0.16% प्लस है। तो ये है सबसे ज्यादा तेजी किसमें है, ऑयल में है, और एफएमसीजी में है। उसके बाद है इधर नीचे साइड कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, पावर में भी ठीक ठाक है। तो इससे ये हमको 5-6 सेक्टर निकल के आए हैं। तो ये समझ में आता है कि किन इनमें पोजीशन बढ़ाई गई है, तो इनमें तेजी होगी। अब तेजी का साइकिल समझिए कि साइकिल कैसे चलता है। देखिए फैक्ट शीट आती है मंथ लास्ट के एंड में, 30 जनवरी को आती है, 30 से 31 जनवरी को हर महीने के लास्ट में आती है, और ये पूरी फरवरी के लिए है। तो मतलब जो अभी बैक टेस्ट किया गया है उसमें यही समझा गया है कि या तो 15 तारीख तक होता है, मतलब 15 दिन का खेल। अगर तेजी बननी होगी तो इस पहले 1 से लेके 15 तारीख तक बन जाएगी, और फिर अगले मतलब वो धीरे धीरे या तो टाइम करेक्शन करेगा या तो प्राइस करेक्शन करेगा। और अगर अभी 15 दिन नहीं होंगे तो नेक्स्ट लास्ट के 15 दिन में तेजी बनेगी। अभी या तो ये नीचे जाएगा, क्योंकि नीचे क्यों जाता है, क्योंकि बड़े बड़े जो मतलब होल्डर्स होते हैं, एचएनआई होते हैं, वो उनकी पोजीशन तो वो हाई में नहीं लगाते पैसा, वो हमेशा नीचे लगाते हैं। तो जब नीचे जाता है तो पब्लिक ये सोचती है कि हमारा डाटा गलत हो गया, तो हमारा वो पोजीशन काट के निकल जाती है, और सस्ते में कौन खरीद लेते हैं, एचएनआई, एफएफआई। तो वो फिर अब ऊपर तो जाना ही है, अगर डाटा बना है, इसको एनएसई अपडेट करता है। जो इसको एनएसई का मैनेजर है वो सबसे मतलब वो होता है, इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि उसको वहां बैठाया ही गया है इसीलिए। तो ये पोजीशन बनेगी, तो आप इसकी पूरी प्रॉपर साइकिल समझिए। अब इसके बाद हमने ये बता दिया है कि इसको किस किस ईटीएफ से अपन कवर करते हैं। निफ्टी अल्फा लो वोलेटाइल 30 कवर करते हैं एएलपीएल 30 आई ईटीएफ से। इसका अभी शेयर चल रहा है लगभग 26 रुपए के समथिंग। और इसके बाद निफ्टी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 कवर करते हैं मॉन 30 आई ईटीएफ से। मॉन 30 आई ईटीएफ ये कोड नेम है, ये अपने ब्रोकिंग ऐप में डालेंगे तो ये आ जाएगा। इसका भी लगभग 34 रुपए के समथिंग चल रहा है। तो ये ओवरऑल इनकी वो निकल गई,
बाकी अगर आपको इनका इंडेक्स में कैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कैसे इंडेक्स को लॉन्ग टर्म में रखते हैं, और इंडेक्स के साथ साथ शेयर्स को भी अगर आपको लॉन्ग टर्म में रखना है तो उसको कब खरीदना है, कब मतलब वो 200 डीएमए के नीचे आता है तब आपको उसको लेना है, तो इसके लिए हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है कि शेयर कैसे चयन करें। और जो भी शेयर आपको लॉन्ग टर्म में रखना है, जो भी स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो वो शेयर में आप ये जरूर चेक करें कि वो फंडामेंटली सही शेयर है कि नहीं। फंडामेंटली सही शेयर के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, 5 से 6 पैरामीटर्स होते हैं, उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया है, तो आप वहां पे चेक कर लीजिएगा जाके। तो ओवरऑल आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमको खरीदना है। और अगर लॉन्ग टर्म में आपको शेयर्स नहीं रखना, शेयर्स में क्या है, थोड़ा रिस्क वाला गेम रहता है कि कभी किसी भी शेयर्स के लिए कोई भी न्यूज निकल के आ गई, उसके मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो उसके शेयर की बिकवाली हो जाती है। तो अगर आपको इंडेक्स में रखना है, इंडेक्स और शेयर में अंतर ये है कि शेयर में वो थोड़ा सा रिटर्न आपको इंडेक्स से ज्यादा मिलता है, लेकिन सेफ्टी नहीं मिलती। और इंडेक्स में ये है कि रिटर्न भी ठीक ठाक मिलता है अगर आप इसमें स्विंग करते हैं, लेकिन सेफ्टी आपको मिल जाती है, क्योंकि इंडेक्स जनरली आज तक कभी नीचे नहीं गया है, उसको ओवरऑल ऊपर ही आना है। दूसरी चीज, आपका डिविडेंड का पैसा इंडेक्स में आपको जुड़ता है तो उसका रिटर्न बढ़ता ही जाता है। तो इंडेक्स के लिए जैसे हमने 5 से 6 रखे हैं इंडेक्स, एक है अमेरिका का मून 100, तो नैस्डैक के लिए तो इसको कवर करते हैं मून 100 से। एक है अपना निफ्टी ALPL 30 IETF, इसमें 30 कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा एक है अपने यहाँ का ही इंफ्रा IETF, इसके अलावा गोल्ड बीज और सिल्वर बीज, दो इंडेक्स ये हो गए। और एक है निफ्टी बीज, तो ये 6 इंडेक्स है। इसका हमने प्रॉपर वीडियो बनाया है कि इसमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, इनको कब बाइंग ऑन डिप्स करना है, कि कब इनको खरीदना है नीचे। आपको अगर एक लॉट साइज लगाना है तो वो पूरा पैसा एक ही प्राइस में नहीं लगाना है, वो खरीदने का हर दिन आता है, तो वहां पे उस समय आपको अपना पैसा लगाना है। और कम से कम जो भी आपका लॉट है उसको 20 से 40 हिस्सों में तोड़ के रखिए। इससे ये होता है कि आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, और आपका मार्केट कभी मतलब आपका पैसा मार्केट में कभी पार्किंग नहीं होता। तो आई होप ये आप सबको वीडियो सही लगा हो। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।